मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदह से बज़्म चरागां किए हुए। ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 233 है। अभी इसकी बारी नहीं आई थी, लेकिन एक दोस्त ने फरमाइश की है, तो आइए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। बड़ी ही खूबसूरत गज़ल है, मेरे ख़्याल से वन ऑफ़ द बेस्ट ऑफ दीवाने गालिब। इसके अंदर एक आशिक की दर्द की लज़्ज़त और उसको किस हद तक दर्द की लज़्ज़त चाहिए, उसको डिस्क्राइब किया गया है। एक मुद्दत गुज़र गई है, काफ़ी टाइम गुज़र गया है, उसने यार का दीदार नहीं किया और अपने यार, अपने महबूब के हाथों ज़ुल्म व सितम भी उसने नहीं सहे। या और वो बहुत देर से एक वहशी आशिक भी नहीं बना, लेकिन उसकी फ़ितरत है कि वो एक वहशी आशिक बने। या और वो चाहता है कि वो ज़ुल्म व सितम सहे, इतनी शिद्दत से इश्क करे कि उसका दिल इश्क की आग में, इश्क के सोज़े गम में जल जाए। वो चाहता है कि वो इतनी शिद्दत से रोए कि वो खून के आंसुओं का एक तूफ़ान दुनिया में बर्पा कर दे। तो ये सारे रंग आपको इसके अंदर देखेंगे और गालिब साहब ने बड़ी ही खूबसूरत इमेजरी और इमेजिनेशन का भी इसमें इस्तेमाल किया है। काफ़ी लंबी गज़ल है, इसके अंदर आई थिंक 17 के करीब शेर हैं। तो इसको पढ़ने की हम कोशिश करते हैं और एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कहते हैं, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदह से बज़्म चरागां किए हुए। करता हूँ जमा फिर जिगरे लख्त लख्त को, अरसा हुआ है दावते मिशगां किए हुए। फिर वजह एहतियात से रुकने लगा है दम, बरसों हुए हैं चाक गरेबां किए हुए। फिर गर्म नाला हाय शरर पार है नफस, मुद्दत हुई है सैरे चरागां किए हुए। फिर पुरसिशे जराहते दिल को चला है इश्क, सामान सद हजार नमकदां किए हुए। फिर भर रहा हूँ खामाए मिजगां बखून दिल, साजे चमन दराजिए दामा किए हुए। बाहम दिगर हुए हैं दिलो दीदा फिर रकीब, नज़ारा ओ ख्याल का सामा किए हुए। दिल फिर तवाफ़ कुए मलामत को जाए है, पिंदार का सनम कदा वीरां किए हुए। फिर शौक कर रहा है खरीदार की तलब, अर्ज़े मताए अक्लो दिलो जां किए हुए। दौड़े है फिर हर एक गुलो लाला पर ख्याल, सद गुलिस्तान निगाह का सामा किए हुए। फिर चाहता हूँ नाम आए दिलदार खोलना, जहाँ नजरे दिल फरेबिए उनवा किए हुए। मांगे है फिर किसी को लबे बाम पर हवस, जुल्फे सियाह रुख पे परेशान किए हुए। चाहे है फिर किसी को मुकाबिल में आरजू, सुरमे से तेज दशनाए मिजगां किए हुए। एक नौ बहार नाज को ताके है फिर निगाह, चेहरा फरोगे मैं से गुलिस्तां किए हुए। फिर जी में है कि दर पे किसी के पड़े रहें, सर जेर बार मिन्नत दरबां किए हुए। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन, बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए। गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोश अश्क से, बैठे हैं हम तहैयाए तूफ़ां किए हुए। ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदह से बज़्म चरागां किए हुए। बहुत देर से वो यार से, अपने महबूब से मिले नहीं हैं, उसको एज ए मेहमान उन्होंने होस्ट नहीं किया, मुद्दत बीत गई है। तो पहली लाइन में कहते हैं, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए। वो अपने यार के, महबूब के साथ शराब की जगमगाती एक रोशन महफिल सजाना चाहते हैं। शराब को यहाँ पे उन्होंने आग बताया है। जब इस शराब को आप एक कदह, कदह कहते हैं शराब के जाम को, जाम में आप शराब को डालेंगे तो उसकी गर्मी से, उसकी शराब की आग से वो जाम ऐसे चमक उठेगा जैसे चिराग जल रहा हो। या तो कहते हैं महबूब आएगा, हम उसके साथ ये शराब की महफिल चलाएंगे तो शराब के जाम पड़े होंगे, उनके अंदर से ऐसी चमक, ऐसी रोशनी निकल रही होगी कि लोगों को लगेगा, ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे चरागां हुआ हुआ है। चरागां करने का मतलब है टू पुट ऑन ए डिस्प्ले ऑफ लैम्प्स।
मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदह से बज़्म चरागां किए हुए। तो अब यार के आने के साथ-साथ, उसके विसाल के साथ-साथ और क्या उनको मिलेगा? दर्द की लज़्ज़त मिलेगी, ज़ुल्म-ओ-सितम मिलेंगे। इस गज़ल के कुछ शेरों में एक प्रोग्रेशन भी है। तो अब यार को उन्होंने मेहमान करने की तमन्ना यहाँ पे जताई है। अब इसके बाद अगर वो मेहमान हो गया तो आगे क्या होगा? अगले शेरों में देखते हैं। अच्छा, कहते हैं करता हूँ जमा फिर जिगरे लख्त-लख्त को, अरसा हुआ है दावते मिज़गां किए हुए। मिज़गां कहते हैं आईलैशेज़ को। महबूब के खूबसूरत आईलैशेज़ को खंजर के साथ कंपेयर किया जाता है। एक ऐसा नोकीला ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट जो कि आशिकों के जिगर में और दिल में चुभ जाता है और जिगर को, दिल को काट देता है, उसके टुकड़े-टुकड़े कर देता है। या ये इमेजरी गालिब साहब अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा हुआ है कि महबूब शायद कभी आया था, यू नो काफ़ी टाइम बीत गया है लेकिन वो कभी आया था और उसके मिज़गां ने गालिब साहब के जिगर को, उनके लिवर को टुकड़े-टुकड़े कर दिया, काट दिया। या तो लख्त-लख्त का मतलब है पीसेस, जिगरे लख्त-लख्त, यू नो पीसेस ऑफ द लिवर। द लिवर हैज़ बीन कट इंटू पीसेस। या और वो जो जिगर के जो टुकड़े हैं, गालिब साहब कह रहे हैं मैं उनको जमा कर रहा हूँ। करता हूँ जमा फिर जिगरे लख्त-लख्त को, कि फिर से एक बार मैं अपने जिगर के लख्त-लख्त को इकट्ठा कर रहा हूँ। किस लिए? अरसा हुआ है दावत मिज़गां किए हुए। आई वांट टू ऑर्गेनाइज़ ए फीस्ट फॉर द आईलैशेज़ ऑफ माय बिलवेड। तो थोड़ी मॉर्बिड इमेजरी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। ये आशिकों का खून पीने वाला महबूब है। या तो उसके लिए एक प्लेटर पे वो अपने जिगर के लख्त-लख्त इकट्ठे कर रहे हैं। इसके पीछे थीम ये है कि वो चाहते हैं कि महबूब आए, वो जिगर के टुकड़े इकट्ठे करके फिर जिगर बना के उसके सामने पेश करेंगे और वो अपने आई लैशेज़ से फिर उस जिगर को काट देगा, उसके टुकड़े-टुकड़े कर देगा। या तो इससे आशिक को दर्द की लज़्ज़त मिलेगी। ये महबूब के ज़ुल्म-ओ-सितम ढाने का एक अंदाज़ है और आशिक को यही चाहिए। या उसको चाहिए कि उसके जिगर के टुकड़े-टुकड़े महबूब आके कर दे, ताकि उसको भरपूर दर्द की लज़्ज़त मिले। In the process, he has created the imagery of a feast. So imagery ये है कि the lover, the beloved likes to feast upon the pieces or fragments of the liver of the beloved. Yeah. तो बात लेकिन वो कह रहे हैं कि आए वो आए और आके मेरे जिगर को फिर से काट के उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। फिर वजह एहतियात से रुकने लगा है दम, बरसों हुए हैं चाक गरेबा किए हुए। गरेबा चाक करने का मतलब है अपना गरेबा, अपना कॉलर फाड़ देना। वहशी आशिकों का ये काम होता है। उनकी फितरत में ये होता है कि वो अपने पागलपन की इंतहा पे जब पहुंच जाते हैं तो वो अपने गरेबा को फाड़ देते हैं, अपने कपड़ों को फाड़ देते हैं और वहशी आशिक की तरह गलियों में घूमते हैं, ज़िल्लत रुसवाई सहते हैं और कभी कभी दश्त में जाके रहने लग जाते हैं शहर से दूर। एहतियात का मतलब होता है कॉशन। आप अपने दिमाग से सोच समझ के, सैनिटी को इस्तेमाल करके कोई काम कर रहे हैं। ये आशिक की फितरत में नहीं है। या तो वो कहते हैं कि वजह एहतियात से, एहतियात की वजह से, एहतियात की ज़िंदगी जीने की वजह से मेरा दम घुटने लग गया है। या तो जब मैं अपना कॉलर नहीं फाड़ता तो मेरे को तंगी महसूस होती है और मेरा दम घुटने लग जाता है, क्योंकि मेरी फितरत नहीं है एहतियात बरतना। या इश्क का कारोबार एहतियात का कारोबार नहीं है। इसके अंदर आपको इमोशंस से काम लेना पड़ता है, आपको अपनी इम्पल्सेस से काम लेना पड़ता है। तो आशिक, जो वहशी आशिक होते हैं, वो सोच सोच के काम नहीं करते, राइट? अब जिस डायरेक्शन में उनका पैशन, उनका शौक उनको फोर्स करता है, वो उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। वो सोच समझ के काम नहीं करते, नाप तोल के वो बिहेव नहीं करते। और आशिक कह रहा है फिर वजह एहतियात से रुकने लगा है दम, कि वो टाइम आ गया है। पहले मैं, एक टाइम था जब मैं वहशी आशिक था, अब मेरा फिर दम घुटने लग गया है इस कॉलर में। या फिर वजह एहतियात से रुकने लगा है दम, बरसों हुए हैं चाक गरेबा किए हुए। या कि बरसों बीत गए, मैंने अपना गरेबा नहीं फाड़ा। अब मेरी फितरत, मेरा टेम्परामेंट, मेरी नेचर मुझसे डिमांड कर रही है कि अब मैं अपना गरेबा चाक कर दूं और वहशी आशिक बन के रहूं। या फिर वजह एहतियात से रुकने लगा है दम, बरसों हुए हैं चाक गरेबा किए हुए।
right? He wants to tear up his collar, his clothes, and live the life of a mad lover. फिर गर्म ना लहाए शरर बार है नफस, फिर गर्म ना लहाए शरर बार है नफस, मुद्दत हुई है सैर चरागाह किए हुए. ब्यूटीफुल इमेजरी. गर्म नाले का मतलब है हॉट लेमेंट्स, या शरर बार का मतलब है यहाँ पे नफस और नाले डिस्क्राइब किए गए हैं. तो शरर बार का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो चिंगारियाँ बिखेरते हो जाए. तो वो कह रहे हैं कि अब वो टाइम आ गया है या टाइम आने वाला है जब मेरा दिल इश्क के सोज़े गम से जल जाएगा. इश्क की राह में मेरे दिल में आग लग जाएगी. या और जब मैं नाले करूँगा, जब मैं चीख पुकार मचाऊंगा तो मेरी सांस के साथ चिंगारियाँ निकलेंगी. या क्योंकि दिल में आग लगी होगी. या वो टाइम आ गया है. और कहते हैं मुद्दत हुई है सैर चरागाह किए हुए. तो गालिब साहब की इमेजिनेशन में जब आशिक अपनी सांस के साथ, नालों के साथ चिंगारियाँ बिखेरता हो जाता है तो ऐसा मंजर सामने आता है कि जैसे सैरे चरागाह हुआ हो. सैरे चरागाह का मतलब है डिस्प्ले ऑफ लैम्प्स. तो जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ पे चिराग जलते हुए जाते हैं. तो कहते हैं मुद्दत हुई है सैरे चरागाह किए हुए. लाइक in this manner it has been ages since I have put up a display of lamps for this world. तो बेसिकली बात यह है कि वो अब इश्क के गम में, सोज़े गम में अपने दिल को जलाना चाहते हैं. बड़ी मुद्दत से उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनका दिल, उनका टेम्परामेंट ये डिमांड कर रहा है. फिर गर्म ना लहाए शरर बार है नफस, मुद्दत हुई है सैरे चरागाह किए हुए. राइट. So I'm eager to scatter sparks with my lamentation and with my breath. And it has been a while since I have walked in the middle of a lamp display. और वो लैम्प डिस्प्ले क्या है? चिंगारियों का जो उनके जलते हुए दिल से निकलेंगी. अगला शेर देखें. फिर पुरसिशे जराहते दिल को चला है इश्क, फिर पुरसिशे जराहते दिल को चला है इश्क, सामान सद हज़ार नमकदां किए हुए. बड़ा ही खूबसूरत और सरकास्टिक शेर है. इश्क गालिब साहब के दिल पे जो ज़ख्म लगे हुए हैं उनके बारे में हाल पूछने के लिए आया है. या तो गालिब साहब के ज़ख्मी दिल का हाल चाल पूछने के लिए इश्क आया है, महबूब आया है. और लेकिन साथ में वो सामान लेके आया है. क्या सामान लेके आया है? सामान सद हज़ार नमकदां किए हुए. सद हज़ार का मतलब है 100,000. नमकदां या नमकदान छोटे कंटेनर्स या डिशेस को कहते हैं जिनके अंदर नमक रखा जाता है. तो ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कना एक पॉपुलर वहाँ पे कहावत है. उसका मतलब यह है कि आपके ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़का जाए तो आपको और दर्द होगा. या तो इश्क जो है, अब इसमें नॉट नेसेसरी नहीं है कि महबूब ही आया हो, लेकिन इश्क का काम भी ये है. तो इश्क आया है पुरसिश जराहत दिल करने के लिए. तो प्रिटेंड तो ये कर रहा है इश्क कि वो आपका हालचाल पूछने के लिए आया है, आप क्योंकि आपका दिल ज़ख्मी हुआ है. लेकिन उसकी इंटेंशन ये है कि वो ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए आया है. सामान सद हज़ार नमकदां किए हुए. इट इज़ कैरिंग द प्रोविजंस ऑफ 100,000 डिशेस ऑफ सॉल्ट. तो इश्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आशिक को और दर्द दिया जाएगा. या तो ज़ख्म तो उसके पास पहले ही हैं, फिर ज़ख्मों के ऊपर नमक भी छिड़का जाएगा. तो ये इश्क का काम है, आशिकों को दर्द देना. लेकिन आशिक इस दर्द को चाहते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी फितरत में ही है दर्द को एंजॉय करना, दर्द की लज्जत को एंजॉय करना. तो इश्क और महबूब के पॉइंट ऑफ व्यू से और जुल्म ढाए जाएंगे, आशिक के पॉइंट ऑफ व्यू से यही उसको चाहिए. ही इंजॉयज़ द प्लेजर ऑफ पेन. तो ये दोनों पर्सपेक्टिव हैं, लेकिन इसके अंदर एक सरकाज़म, जैसे मैंने कहा, छुपा हुआ है. ऊपर ऊपर से इश्क प्रिटेंड कर रहा है कि वो आपका हालचाल पूछने के लिए आया है, लेकिन उसकी असली इंटेंशन ये है कि वो आपके ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए आया है. और फिर से आया है, पहले ऐसा हो चुका है. फिर पुरसिशे जराहते दिल को चला है इश्क, सामान सद हज़ार नमकदां किए हुए. अगला शेर देखें कि फिर भर रहा हूँ खामाए मिजगा बखून दिल, फिर भर रहा हूँ खामाए मिजगा बखून दिल, साजे चमन दराजिए दामा किए हुए.
तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने मिशगा अपने आई लैशेस के पेन के अंदर दिल के खून की स्याही भर रहा हूँ। इसके पीछे थीम ये है कि अब आशिक इश्क में शिद्दत से रोना चाहता है, इतनी शिद्दत से रोना चाहता है कि वो खून के आंसू रोए। या खून के आंसू जब उसके दामन पे गिरेंगे तो दामन लाल रंग से सज जाएगा। ऐसा लगेगा कि वहाँ पे एक चमन, एक बगीचे के जैसा डिज़ाइन वहाँ पे बन गया है उसके दामन के ऊपर। तो इमेजरी गालिब साहब की देखें, कहते हैं फिर भर रहा हूँ खामाए खामाए मिशगा बखून दिल, राइट। आई एम फिलिंग द पेन ऑफ माई आई लैशेज विद द ब्लड ऑफ द हार्ट। किस लिए? साजे चमन दराजी दामा किए हुए। दामन की चमन दराजी करने का मतलब यह है कि दामन को इस तरह से सजाया जाए जैसे चमन के अंदर लाल फूल खिले होते हैं, वैसे वो खून से अपने दामन को रंगीन करना चाहते हैं। तो ओवरऑल गालिब साहब की खूबसूरत इमेजिनेशन और इमेजरी है। आशिक करना क्या चाहता है? वो इश्क में शिद्दत से खून के आंसू रोना चाहता है। यही उसका काम है, यही उसका फ़र्ज़ है, यही उसकी फितरत है। टाइम आ गया है कि वो ऐसा करे। फिर भर रहा हूँ खामाए मिशगा बखून दिल, साजे चमन दराजिए दामा किए हुए। दामा का मतलब है दामन। अगला शेर देखें, इसके अंदर भी उनकी इमेजिनेशन देखें। बाहम दिगर हुए हैं दिलो दीदा फिर रकीब, नज़ारा और ख़याल का सामा किए हुए। यहाँ पे सामा लफ्ज़ कई बार इस्तेमाल किया गया है इस गज़ल में। सामा या सामान का मतलब है प्रोविजंस, या किसी चीज़ के लिए यू हैव कलेक्टेड प्रोविजंस टू डू समथिंग, या तो बाहम दिगर का मतलब है एक दूसरे के साथ साथ, या एक दूसरे से। दिल तो पता ही है, दीदा का मतलब होता है आंखें, रकीब जो इश्क में आपका राइवल है, नज़ारा और ख़याल भी आपको पता ही है। तो हुआ यह है कि आशिक के अंदर, उसके शरीर के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है इश्क में। उसके दिल और उसकी आंखें दोनों ही महबूब से इश्क करते हैं, और इस इश्क में वो एक दूसरे के रकीब बन गए हैं। आंख ये नहीं चाहती कि दिल महबूब के करीब जाए, दिल ये नहीं चाहता कि आंखें महबूब के करीब जाए, या और वो दोनों एक दूसरे के राइवल्स बन गए हैं। यहाँ देखिए कैसा कॉन्फ्लिक्ट आशिक के अंदर ही चल रहा है। और उन दोनों के पास सामान क्या है? दीदा आंखों के पास नज़ारा करने का सामान है। महबूब दूर से आ रहा हो तो वो उस नज़ारे को देख सकते हैं। दिल के अंदर ख्याल, थॉट और इमेजिनेशन का सामान है। दिल सोच सकता है, इमोशंस को फील कर सकता है, जो कि आंखें नहीं कर सकती, या तो आंखों को ये मंजूर नहीं कि महबूब के बारे में दिल सोचे, या शिद्दत से महबूब को इश्क करे। और दिल को ये मंजूर नहीं कि आंखें यू नो में मुझसे पहले महबूब का दीदार करें। तो एक दूसरे से वो जेलसी करते हैं, दोनों compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि किसको पहले महबूब का दीदार होगा, कौन महबूब के करीब पहले जाएगा, कौन शिद्दत से इश्क करेगा। तो आशिक के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लग गए हैं। बाहम दिगर हुए हैं दिलो दीदा फिर से रकीब हो गए हैं, नज़ारा और ख़याल का सामा किए हुए। तो बड़ी खूबसूरत इमेजिनेशन है। The heart and the eyes have become ardent lovers and they are jealous of each other. ये अगला शेर बड़ा खूबसूरत है। दिल फिर तवाफ़ कुए मलामत को जाए है, दिल फिर तवाफ़ कुए मलामत को जाए है, पिंदार का सनम कदा वीरा किए हुए। तो एक वहशी आशिक, एक सच्चे आशिक के दिल के सामने पिंदार की, प्राइड की, सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। तो कहते हैं कि मैं पिंदार के सनम कदे में रह रहा था। सनम कदा एक आइडल हाउस को कहते हैं। टेम्पल्स के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये एक पायस प्लेस है जहाँ पे पिंदार की कोई वैल्यू की जाती है, कोई कदर की जाती है। आशिक को नहीं उसकी कदर है। आशिक की ज़िंदगी में पिंदार की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, प्राइड की कोई वैल्यू नहीं है। तो पिंदार के सनम कदे को अबैंडन करके, वीरान करके वो कहाँ जा रहा है? उस आशिक का दिल, दिल फिर तवाफ़ एक कुए मलामत को जाए है। तो तवाफ़ करने का मतलब है चक्कर लगाना, सर्कमएम्बुलेशन करना। कुए मलामत का मतलब है स्ट्रीट ऑफ ह्यूमिलिएशन, स्ट्रीट ऑफ ब्लेम, स्ट्रीट ऑफ डिस्ग्रेस। ये उनके महबूब की गली है जहाँ पे उनकी रुसवाई होगी, उनको तोहमतें सहनी पड़ेंगी, उनकी बेइज्जती की जाएगी, या लेकिन यही दुनिया की तोहमतें, यही मलामत आशिक को चाहिए।
दिल यही मांगता है, बार बार उसी जगह पे चला जाता है। बहुत दिन से गया नहीं था या, लेकिन फिर वो वहशी आशिक बन के अपनी रुसवाई करने के लिए महबूब की गली की तरफ दौड़ रहा है। दिल फिर तवाफ़ कुए मलामत को जाए है, पिंदार का सनम कदा वीरां किए हुए। या तो इस दुनिया की जो सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड है, सब चीज़ों को वो छोड़ छाड़ के जा रहा है अपने महबूब की गली की तरफ। और वहाँ जो होगा उसके बारे में हमने बात कर ही ली। अगला शेर देखें कि फिर शौक कर रहा है ख़रीदार की तलब, फिर शौक कर रहा है ख़रीदार की तलब, अर्ज़े मताए अक्लो दिलो जाँ किए हुए हैं। तो शौक, उनका जो पैशन है, वो एक ख़रीदार की तलब कर रहा है, ख़रीदार को ढूंढ रहा है। किस लिए, क्या बेचना चाहता है? अर्ज़े मताए अक्लो दिलो जाँ किए हुए। तो उनके शौक ने बाज़ार में उनकी अक्ल, उनके दिल और उनके जाँ का सामान बेचने के लिए एक डिस्प्ले लगा रखा है वहाँ पे। तो इट हैज़ मेड ए प्रेजेंटेशन ऑफ द मर्चेंडाइज ऑफ हिज इंटेलिजेंस, हिज हार्ट एंड हिज लाइफ। एक आशिक का इन इन चीज़ों से क्या लेना देना, राइट? उसको ना तो उसको अक्ल चाहिए, ना दिल चाहिए, ना जान चाहिए। वो इश्क में ये सब चीज़ें कुर्बान कर देना चाहता है। तो उसने एक फायर सेल लगा रखी है कि आए कोई ख़रीदार मुझसे ले जाए। कौन ख़रीदार आएगा? महबूब आएगा। या टिपिकल फैशन में महबूब ये सब चीज़ें फ्री में ले जाएगा या बड़े सस्ते दामों पे ले जाएगा। आशिक से उसका अक्ल, दिल, जान सब चीज़ें छीन लेगा और आशिक के पास फिर सिर्फ वहशत रह जाएगी, और यही उसको दरकार है। फिर शौक कर रहा है ख़रीदार की तलब, अर्ज़े मताए अक्ल दिलो जाँ किए हो। क्या खूबसूरत इमेजिनेशन है। अगला शेर देखें, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, इसके एग्जैक्ट मीनिंग को समझना थोड़ा मुश्किल है। दौड़े है फिर हर एक गुलो लाला पर ख्याल, दौड़े है फिर हर एक गुलो लाला पर ख्याल, सद गुलिस्तान निगाह का सामा किए हुए। सद गुलिस्तान का मतलब है 100 गार्डन्स, या गुलो लाला का मतलब है रोजेज एंड ट्यूलिप्स। तो यू नो निगाह का सामा क्या है? सद गुलिस्तान। तो मेरे ख्याल से इसका मतलब यह है कि उनकी निगाह के सामने देर आर हंड्रेड्स ऑफ गार्डन्स, या सो द इंटायर ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज एट डिस्प्ले इन फ्रंट ऑफ हिम। लेकिन आशिक का ख्याल कहाँ पे दौड़ दौड़ के जा रहा है? गुलो लाला की तरफ, खूबसूरत फूलों की तरफ। खूबसूरत फूलों का मेटाफर मेरे ख्याल से यहाँ पे खूबसूरत महबूबों के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो आशिक के सामने पूरी कायनात की खूबसूरती आप रख दें, उसका ख्याल दौड़ दौड़ के जाएगा किस तरफ? खूबसूरत महबूबों की तरफ। ये एक इसके अंदर रंग हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि शायद उसको असली लाइफ में महबूबों का प्यार नहीं मिलता, तो जब भी वो खूबसूरत फूलों को देखता है तो उसको महबूबों की याद आ जाती है। ओवरऑल वो कहते हैं कि दौड़े हैं फिर हर एक गुलो लाला पर ख्याल, हर एक गुलो लाला पर है। तो जितने भी खूबसूरत महबूब हैं उनकी तरफ हमारा ख्याल दौड़ दौड़ के जाता है। सद गुलिस्तान निगाह का सामा किए हुए है। डजेंट मैटर, मेरी आंखों के सामने hundreds of gardens and the entire beauty of this universe is in at display in front of me, लेकिन मेरा ख्याल दौड़ दौड़ के खूबसूरत फूलों और खूबसूरत महबूबों की तरफ जा रहा है। अगर आपको इसके अंदर कोई और रंग नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगला शेर देखें, फिर चाहता हूँ नाम आए दिलदार खोलना, फिर चाहता हूँ नाम आए दिलदार खोलना, जहाँ नज़रे दिल फरेबी उनवा किए हुए। नामाए दिलदार, आपके दिलदार का ख़त, दिलदार का लेटर। दिलदार वो है जिसने आपके दिल के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है। और उन्वा, किसी ख़त के उन्वा का मतलब होता है ख़त का टाइटल, या जहाँ ख़त के ऊपर नाम और पता लिखा होता है। और तो दिल फरेबी करने का मतलब है फ़रेब करके धोखे से किसी का दिल ले लेना, जो कि महबूबों का काम होता है। किसी चीज़ को नज़र करना मीन्स यू आर ऑफरिंग समथिंग। तो वो कहते हैं कि दूसरी लाइन में कह रहे हैं, जान नज़र दिल फरेबी उन्वा किए हुए। ये ख़त का उन्वान ही इतना खूबसूरत है, क्योंकि खूबसूरत महबूब ने इसको लिखा है कि ये दिल फरेबी करता है, ये आपसे आपका दिल धोखा दे के छीन लेता है, आपसे दिल ले लेता है। और इस खूबसूरत उन्वान पे मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी है, जान इसकी नज़र कर दी है। तो आशिक ने अपना दिलो जान खूबसूरत महबूब के ख़त के उन्वान पे ही कुर्बान कर दिया है। लेकिन
अब वो आगे क्या चाहता है, फिर चाहता हूँ नाम आए दिलदार खोलना। तो थोड़ी सी एक कैच 22 सिचुएशन यहाँ पे है कि अगर आपने अपनी जान ऑलरेडी उसके नज़र कर दी है तो फिर आप जिंदा ही नहीं हैं, तो ख़त को खोलेंगे कैसे? बट द लवर वांट्स टू टेक इट अप ए नॉच। या तो अपनी दिलो जान तो उसने कुर्बान कर ही दी है, अब वो ख़त को खोल के पढ़ना भी चाहता है। तो टिपिकल नो महबूब के फैशन में उसने कोई ऐसी ही चीज़ लिखी होगी जिससे आशिक का दुख दर्द बढ़ेगा, और ही वांट्स टू एक्सपीरियंस दिस नेक्स्ट लेवल ऑफ पेन एंड सफरिंग ऑल्सो। ये रंग मुझे इसके अंदर नज़र आता है। और दूसरा रंग ऑब्वियसली ये कि खूबसूरत महबूब है, उसके ख़त का उन्वान ही काफ़ी है आशिकों का दिल और जान उनसे छीन लेने के लिए। और आशिक हंस हंस के अपने दिलो जान उसकी नज़र कर देते हैं। फिर चाहता हूँ नाम आए दिलदार खोलना, जान नजरे दिल फरेबिए उन्वा किए हुए। सो ही बेसिकली wants to offer up his life to the beloved। और यहाँ पे उसके ख़त की इमेजरी को इस्तेमाल किया गया है। अगले दो शेर बड़े खूबसूरत और रोमांटिक भी हैं। मांगे है फिर किसी को लबे बाम पर हवस, मांगे है फिर किसी को लबे बाम पर हवस, जुल्फ़े सियाह रुख पे परेशान किए हुए। लबे बाम का मतलब है एज ऑफ द रूफ और टेरेस। हवस का मतलब है डिज़ायर। जुल्फ़े सियाह काली जुल्फ़ें। रुख का मतलब है चेहरा। तो वो कहते हैं कि मेरा दिल फिर ये मांग रहा है कि मेरी खूबसूरत महबूबा छत पे आ जाए और मुझे ये नज़ारा देखने को मिले कि उसने अपनी काली घनेरी जुल्फ़ें अपने चेहरे पे परेशान कर रखी हों, काली घनेरी जुल्फ़ें उसके चेहरे पे बिखरी हुई हों। तो शायद महबूबा आती है अपने बाल सुखाने के लिए कभी कभी छत पे, और बड़ी देर से उनको दिखाई नहीं दी तो उन्होंने उसका नज़ारा नहीं किया। मांगे है फिर किसी को लबे बाम पर हवस, जुल्फ़े सियाह रुख पे परेशान किए हुए। कि उनकी तमन्ना यह है कि वो आ जाए, काली घनेरी जुल्फ़ें उसके चेहरे पे बिखरी हों और वो उसका दीदार कर सकें। अगला शेर देखें कि चाहे है फिर किसी को मुकाबिल में आरज़ू, चाहे है फिर किसी को मुकाबिल में आरज़ू, सुरमे से तेज़ दशनाए मिशगां किए हुए। क्या खूबसूरत इमेजिनेशन है। दशनाए मिशगां का मतलब है डैगर ऑफ आई लैशेज़। जैसा मैंने पहले कहा कि महबूब के आई लैशेज़ को एक दशना से, एक खंजर से कंपेयर किया जाता है। वो कहते हैं काश वो हमारे सामने आ जाए और उसने दशनाए मिशगां को सुरमा लगा के तेज़ किया हो। या तो जब खूबसूरत महबूब ने अपनी खूबसूरत आँखों के अंदर सुरमा डाला होगा तो उसकी आँखों का खंजर, उसकी आई लैशेज़ का खंजर और तेज़ हो जाएगा। या तो वो और आशिकों के ऊपर असर करेगा, उनके दिलो जान को और तेज़ी से वो चीर देगा। और यही आशिकों को चाहिए। चाहे है फिर किसी को मुकाबिल में आरज़ू, कि मेरी आरज़ू ये है कि मेरे सामने कोई आए, मेरा महबूब आए, सुरमे से तेज़ दशनाए मिशगां किए हुए, और उसने अपनी खूबसूरत आँखों को और खूबसूरत बनाया हो सुरमा लगा के। अच्छा, अगला शेर देखें। ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। इसके इट्स वेरी हार्ड टू नेल डाउन द एग्जैक्ट मीनिंग। एक नौ बहार नाज को ताके है फिर निगाह, एक नौ बहार नाज को ताके है फिर निगाह, चेहरा फरोगे मैं से गुलिस्तां किए हुए। नौ बहार नाज का मतलब है न्यू स्प्रिंग ऑफ कोकेट्री, नाज नखरों की नई बहार। उसको गालिब साहब या आशिक की निगाह तक रही है, देख रही है। हैविंग डन व्हाट, चेहरा फरोगे मैं से गुलिस्तां किए हुए। फरोगे मैं का मतलब है शराब की चमक, ब्राइटनेस और स्प्लेंडर ऑफ द वाइन। उससे महबूब का चेहरा जो है वो गुलिस्तां की तरह चमक उठा है, खूबसूरत हो गया है। या यहाँ पे चेहरा आशिक का भी हो सकता है और महबूब का भी हो सकता है। तो शायद इसका मतलब ये है कि महबूब ने शराब पी रखी है और उसके चेहरे में एक चमक आ गई है, गुलिस्तां के जैसे खूबसूरती आ गई है, रंगीनी भी आ गई है। ऐसा भी होता है कई बार चेहरा लाल हो जाता है लोगों का शराब पी के, तो चेहरा गुलिस्तां की तरह चमक उठा है, खूबसूरत हो गया है। और आशिक को देख के ऐसा लग रहा है कि नौ बहार नाज आ गई है, कि अब ये अपने नाज नखरे मुझे दिखाएगी और नाज नखरों से मेरे ऊपर जुल्म सितम उठाएगी, और ये निगाह उनकी देख रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आशिक ने खुद शराब पी रखी हो और उसको महबूब का चेहरा रंगीन दिखाई दे रहा हो। ओवरऑल शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब यही है कि
शराब पीने से चेहरे में खूबसूरती आ गई है महबूब के, और आशिक की निगाह को लग रहा है कि नौबहार नाज आ गई है, और अब नाज नखरों से हमारे ऊपर जुल्म सितम ढाए जाएंगे। अगला शेर देखें। ये बेचारे आशिक की क्या हैसियत है इस दुनिया में, उसको डिस्क्राइब करता है। फिर जी में है कि दर पे किसी के पड़े रहें, फिर जी में है कि दर पे किसी के पड़े रहें, सर ज़ेर बार मिन्नत दरबां किए हुए। महबूब के घर के अंदर उसका दरबान, उसका गेट कीपर आशिक को घुसने नहीं देता। या तो ना सिर्फ आशिक के ऊपर महबूब जुल्म ढाता है, उसका महबूब के घर का जो दरबान है वो भी जुल्म सितम ढाता है, उसको एक ह्यूमिलिएट करता है आशिक को। लेकिन आशिक बेचारा क्या करे, या उसकी मजबूरी है, वो कहता है कि मेरा दिल करता है कि मैं किसी के दरवाजे पे पड़ा रहूं। फिर जी में है कि दर पे किसी के पड़े रहें। अब कौन है जिसके दरवाजे पे वो पड़े रहना चाहते हैं? महबूब है। और इस के लिए वो किस हद तक गिर सकते हैं, वो गिरना उनको एक्सेप्टेबल है। सर ज़ेर बार मिन्नत दरबां किए हुए। क्या मिन्नत दरबां का मतलब है दरबान की मेहरबानी या उसका फेवर उससे लेना। और सर ज़ेर बार मिन्नत दरबां करने का मतलब है यू हैव प्लेस्ड योर हेड अंडर द बर्डन ऑफ द फेवर ऑफ द गेट कीपर। तो आप अपने सर को उसकी मेहरबानी के बोझ के तले झुकाने के लिए तैयार हैं। या ये तब ये इस हद तक आप अपने आप को गिराने के लिए तैयार हैं कि दरबान की मेहरबानी का बोझ भी आपको अपने सर पे उठाना पड़े, उठाने के लिए तैयार है। या तो दरबान भी आपके ऊपर जुल्म सितम ढाए, या तो वो भी मंजूर है। और दरबान की मेहरबानी क्या होगी कि वो दरवाजे के बाहर, महबूब के घर के दरवाजे के बाहर आपको बैठने देगा, और यही बेचारे आशिक को चाहिए। ये उसकी हैसियत रह गई है इस दुनिया में। या महबूब तो जुल्म ढाता है, उसके घर का दरबान भी उनके ऊपर जुल्म ढाता है। फिर जी में है कि दर पे किसी के पड़े रहें, सर ज़ेर बार मिन्नत दरबां किए हुए। और इसी तरह की ह्यूमिलिएशन जैसे पिछले शेरों में हमने देखा, आशिक के नेचर में उसको यही चाहिए। सच्चे आशिक का काम यह है कि वो अपने आप को इस कदर गिरा दे इश्क की राह में। अगला शेर देखें। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन, बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए। तसव्वुर जाना करने का मतलब है टू फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ ए ब्यूटीफुल मेंटल इमेज ऑफ द बिलवड। और ये शेर शायद आपको थोड़ा जाना पहचाना लगा हो। गुलजार साहब ने एक पिक्चर में एक गाना लिखा था जो इस शेर से इंस्पायर्ड है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनका शेर था कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। तो वो ऐसे रात दिन ढूंढ रहे थे जहाँ जिनमें फ़ुर्सत हो, फुर्सत वाले रात दिन ढूंढ रहे थे। गालिब साहब फुर्सत ढूंढ रहे हैं कि उनको फुर्सत हो कि वो रात दिन तसव्वुर जाना करके बैठे रहें। ओवरऑल ये है कि आशिक शायद रोज़गार के कामों में मसरूफ़ हो गया है, और वो कह रहा है, गालिब साहब कह रहे हैं कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत कि रात दिन बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए। मैं अपनी ज़िंदगी, अपने रात दिन इसी में बिता दूं कि मैं अपने खूबसूरत महबूब का तसव्वुर करके बैठा रहूं। इसका एक रंग इसके अंदर ये भी है कि तसव्वुर ही है उनकी नसीब में, एक्चुअली महबूब से मिलना, उसका दीदार होना शायद उनके नसीब में नहीं है। बट अगर हम इसको थोड़े से पॉजिटिव रोमांटिक एंगल से देखें तो चाहते हैं कि फुर्सत मिले कि वो रात दिन बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए। अगला शेर देखें। गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोश अश्क से, गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोश अश्क से, बैठे हैं हम तहैया तूफ़ान किए हुए। क्या खूबसूरत शेर है। तो आशिक गालिब साहब को कह रहा है कि हमें छेड़ मत, या हमें परेशान मत कर। जोश अश्क, अश्क का मतलब है, अश्क होते हैं आंसू। आंसुओं के अंदर एक जोश भरा हुआ है आशिक की। इफ़ेक्टिवली वो अंदर से इमोशनली भरा बैठा है, दुख दर्द से भरा बैठा है, किसी मोमेंट भी वो रो देगा। या अगर किसी ने आके ज़रा सा भी उसको छेड़ा, तंग किया, तो वो बेचारा रो देगा। बैठे हैं हम तहैया तूफ़ान किए हुए। तहैया करने का मतलब है आपने इरादा कर लिया है कुछ करने का, पक्का इरादा कर लिया है। यू हैव मेड अप योर माइंड, यू मेड अप योर इंटेंशन टू डू समथिंग। किस चीज़ का तहैया किया है? तूफ़ान करने का।
तो कहते हैं अगर तूने मुझे छेड़ा तो मेरे आंसुओं के अंदर इतना जोश है इस समय, और मैं इस कदर तैयार बैठा हूँ कि मैं आंसुओं का, शायद खून के आंसुओं का एक तूफान यहाँ पे बर्पा कर दूंगा। मैं ऑलरेडी तैयार बैठा हूँ वो तूफान लाने के लिए, मुझे मत छेड़। तो कितनी देखे खूबसूरत इमेजिनेशन है। आशिक की दुख की स्टेट इस हद तक पहुँच चुकी है कि वो अब तैयार बैठा है बस खून के आंसू रोने के लिए और आंसुओं का एक तूफान बर्पा करने के लिए। और गालिब को कह रहा है, गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफ़ान किए हुए। और ऐसा लगता है कि वो पहले ऐसा तूफ़ान बर्पा कर चुका है, फिर से उसकी हालत ऐसी हो गई। ये थी पूरी गज़ल। थोड़ी लंबी गज़ल थी, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट आई होप यू enjoyed it as much as I did. Thank you.